बाग हत्याकांड भारतीय इतिहास का एक काला अध्याय। तारीख 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन। स्थान जलियांवाला बाग, अमृतसर, पंजाब। मुख्य अपराधी जनरल डायर। 1919 में ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट लागू किया, जिससे अंग्रेजों को किसी भी भारतीय को बिना मुकदमे के गिरफ्तार करने और जेल में डालने का अधिकार मिल गया। महात्मा गांधी, सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू जैसे नेता इस काले कानून का विरोध कर रहे थे। अमृतसर में इस विरोध के चलते 10 अप्रैल 1919 को सत्यपाल और किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे जनता में आक्रोश बढ़ गया। शहर में प्रदर्शन तेज हुआ और हिंसा भड़क उठी, जिसके जवाब में ब्रिटिश सरकार ने अमृतसर में मार्शल लॉ लागू कर दिया। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन था। जलियांवाला बाग में बैसाखी का मेला लगा हुआ था और हजारों लोग जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए थे। मेले में पुरुष, महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे सभी मौजूद थे। साथ ही साथ वहां पर एक शांतिपूर्ण सभा भी आयोजित की गई थी। यह सभा ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विरोध और राष्ट्रीय एकता प्रदर्शित करने के लिए रखी गई थी। ब्रिटिश अधिकारी ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर 90 ब्रिटिश भारतीय सेना के जवानों के साथ जलियांवाला बाग में पहुंचा। बाग के चारों ओर ऊंची दीवारें थी और अंदर जाने का सिर्फ एक संकरा रास्ता था। बिना किसी चेतावनी के डायर ने सैनिकों को अंधाधुंध गोलीबारी का आदेश दे दिया। 10-15 मिनट तक लगातार गोलियां चलाई गई। 1650 से अधिक राउंड गोलियां दागी गई। लोग भागने लगे, इधर उधर दौड़े, लेकिन संकरी गलियों और ऊंची दीवारों के कारण बच नहीं सके। सैकड़ों लोगों ने गोलाबारी से बचने के लिए कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। गोलाबारी तब तक जारी रही जब तक कि सैनिकों के पास गोलियां खत्म नहीं हो गई। ब्रिटिश सरकार के अनुसार 379 लोग मारे गए और 1200 से अधिक घायल हुए। भारतीय सूत्रों के अनुसार 1000 से अधिक लोग शहीद हुए और 2000 से अधिक घायल हुए। जलियांवाला बाग हत्याकांड का भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों पर अलग अलग प्रभाव पड़ा। गांधी जी ने इस घटना के बाद ब्रिटिश सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन स्टार्ट करने का फैसला किया। इस हत्याकांड के समय उधम सिंह, जो महज 20 साल के थे, वहीं मौजूद थे। उन्होंने जलियांवाला बाग की मिट्टी उठाई और कसम खाई कि वह इसका बदला लेकर रहेंगे। और 21 साल बाद 1940 में 13 मार्च 1940 में उन्होंने लंदन में माइकल और डायर, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान पंजाब के गवर्नर थे, वो मारकर अपनी कसम पूरी की और इस हत्याकांड का बदला लिया। जहां एक तरफ जलियांवाला बाग ने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया था, वहीं भगत सिंह पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ा था। उस समय भगत सिंह केवल 12 साल के थे, लेकिन इस घटना ने उनके मन में अंग्रेजों के प्रति एक विद्रोह की भावना जगा दी थी। कहा जाता है कि जब भगत सिंह को इस हत्याकांड की खबर मिली तो वे अपने स्कूल से लगभग 12 किलोमीटर पैदल चलकर जलियांवाला बाग पहुंचे और वे जलियांवाला बाग की खून से सनी मिट्टी को एक बोतल में भरकर अपने घर ले आए और उसे रोज श्रद्धांजलि देनी आरंभ की। इस मिट्टी को उन्होंने अपनी प्रेरणा का स्रोत बनाया। 1951 में भारत सरकार ने जलियांवाला बाग को एक राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया। आज भी अगर आप वहां जाओगे तो वहां आपको दीवारों पर गोलियों के निशान देखने को मिलेंगे और वह कुआं आज भी वहीं मौजूद है, जिसमें सैकड़ों लोगों ने कूदकर अपनी जान दी थी। हर साल 13 अप्रैल को यहाँ शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है। जनरल डायर जलियांवाला बाग में मशीन गन और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ आया था, लेकिन जलियांवाला बाग के संकरे रास्ते के कारण वो उसे अंदर नहीं ले जा सका। आज जनरल डायर ने एक बहुत ही अजीबोगरीब बयान दिया, जिससे हमें उसकी मानसिकता के बारे में पता चला। जनरल डायर का बयान था कि यह सिर्फ एक आदेश नहीं था, बल्कि एक संदेश था। डायर ने खुद कहा था, मैं चाहता था कि भारतीयों को सबक मिले। अगर मुझे और जगह मिलती तो मैं तोप से भी हमला करता। उसने यह भी कहा कि अगर उसके पास और गोलियां होती तो वह और लोगों को मारता। वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन में कई लोगों ने डायर को पंजाब का रक्षक कहा और उसे सम्मानित किया। यहां तक कि ब्रिटिश सरकार ने भी उसे सेवानिवृत्त कर दिया, रिटायर कर दिया, लेकिन उसे सजा नहीं दी। लेकिन भविष्य में जनरल डायर को अपने किए की सजा मिली, क्योंकि उसकी मौत बेहद कष्टदायक और दर्दनाक थी। इस हत्याकांड के कुछ सालों बाद डायर को लकवा मार गया और वह बिस्तर पर पड़ा रहा। उसकी मौत 1927 में बेहद दर्दनाक स्थिति में हुई। जलियांवाला बाग हत्याकांड को लेकर इतिहासकारों के बीच में एक बड़ा प्रश्न है, क्या यह एक योजनाबद्ध यानी कि प्लान हमला था, या जनरल डायर ने अचानक गोली चलाने का फैसला लिया? इस पर ऐतिहासिक शोध और घटनाओं की जांच से यह स्पष्ट होता है कि यह पूरी तरह से एक सोची समझी और योजनाबद्ध क्रूर कार्रवाई थी, जिसके पक्ष में कहा जाता है कि ब्रिटिश सरकार ने 1919 में रॉलेट कानून जब लागू किया, जिसमें बिना मुकदमे के किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता था, वह जानबूझकर किया गया था, जिससे ब्रिटिश सरकार जनता को दबाने की रणनीति को लागू करना चाहती थी। भारतीय जनता इसका विरोध कर रही थी और ब्रिटिश सरकार को पहले से अंदेशा था कि आंदोलन तेज होगा और ब्रिटिश सरकार ने इसे कुचलने के लिए पहले से ही दमन की योजना बना ली थी। डायर ने और ब्रिटिश सरकार ने पहले ही इस सभा को गैर कानूनी घोषित कर दिया। उसने कोई चेतावनी नहीं दी और सीधे गोली चलाने का आदेश दे दिया। वह पहले से ही 90 सशस्त्र सैनिकों और मशीन गनों के साथ वहां पहुंचा था। उसने पहले पूरे इलाके का सर्वेक्षण किया और फिर सोची समझी रणनीति के तहत एकमात्र रास्ता जो जलियांवाला बाग में जाने और आने के लिए था, उसको ब्लॉक कर दिया। कहा जाता है कि जनरल डायर के इस कृत्य की निंदा ब्रिटेन में कई नेताओं ने की, लेकिन पंजाब के तत्कालीन गवर्नर माइकल ओ डायर, उन्होंने
इस घटना को पूरी तरह से सही ठहराया था। माइकल ओडायर और जनरल डायर दोनों भारत में बढ़ते राष्ट्रवादी आंदोलन को कुचलने की योजना बना रहे थे। डायर ने कहा था कि उसका उद्देश्य भारतीयों में डर और आतंक फैलाना था ताकि वे दोबारा विरोध करने की हिम्मत न कर सके। वहीं इसके पक्ष में यह भी कहा जाता है कि कर्फ्यू लगाकर घायलों को मरने दिया गया। यह ब्रिटिश सरकार की क्रूरता का एक अन्य सबूत था। गोलीबारी के बाद ब्रिटिश प्रशासन ने अमृतसर में कर्फ्यू लगा दिया, जिससे घायल लोग रात भर जलियांवाला बाग में तड़पते रहे और कोई उनकी मदद नहीं कर सका। यह दर्शाता है कि यह हत्याकांड सिर्फ भीड़ को तितर बितर करने के लिए नहीं था, बल्कि एक सुनियोजित नरसंहार। निष्कर्ष के तौर पर मैं कहना चाहूंगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इस घटना से प्रेरित होकर कई क्रांतिकारियों और नेताओं ने अंग्रेजों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी। यह घटना भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक निर्णायक मोड़ बन गई और क्रांतिकारी आंदोलन को एक नई शक्ति मिली। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में शहीद होने वाले हर शहीद को मेरा शत शत नमन। जय हिंद, जय भारत।